चलिए आज चैप्टर 2 तीसरा चैप्टर आपको चालू किया जा रहा है, तत्व का आवर्ती वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या है? एक व्यवस्था है जिस व्यवस्था के अंदर हम किसी सुव्यवस्थित ढंग से किसी भी वस्तु का या समूह का अध्ययन कर सकते हैं। उनमें सरलता लाने के लिए, उनमें सुबोध व सुगम्यता लाने के लिए हम वर्गीकरण का सहारा लेते हैं। वर्गीकरण करना हो तब क्या होगा? परेशानी खत्म होगी। परेशानियों से बचने के लिए हमने वर्गीकरण का सहारा लिया। तत्व 18वीं शताब्दी के बाद या 18वीं शताब्दी में ही कहा लीजिए तो तत्वों की संख्या में दिन दुना रात चौगुना बढ़ोतरी होने लगी। 1800 के आसपास हमें तत्व की संख्या 40 से भी ऊपर हो गई और मेंडलीव के समय में, ये भी एक वैज्ञानिक थे, इनके समय में तो 63 तत्व होते, जबकि अंतर बहुत कम ही है। तो इस प्रकार से जो तत्व की संख्या लगातार बढ़ रही थी, इस बढ़ोतरी ने वैज्ञानिकों के सामने एक संकट उत्पन्न किया कि सबके बारे में अध्ययन, सबके बारे में ज्ञान, सबके गुण धर्म कैसे क्लियर किया जाए। इसलिए उन्होंने वर्गीकरण का सहारा लिया। तो वर्गीकरण के सहारा में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया उनमें प्राउड पहले हैं, दूसरे ड्यूमा हैं, तीसरे डोवेराइडर हैं, चौथे न्यूलैंड है, पांचवें मेंडलीव। इन वैज्ञानिकों ने जब अपना योगदान देना शुरू किया उसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिक आ गए जिन्होंने अपने अपने आधार पर वर्गीकरण को एक नया रूप देना शुरू किया। तो इनमें ये आपके कोर्स से बाहर है, यहीं से स्टार्ट किया गया है। लेकिन जानकारी के लिए जब तक हम इनको नहीं एक्सप्लेन करेंगे तब तक आप न्यूलैंड पर नहीं आएंगे। बुक ने केवल न्यूलैंड से ही स्टार्ट किया है, या कहीं कहीं डोवेराइडर राइस रूल भी दे दिया है, लेकिन इन दोनों को एकदम अनटच कर दिया। तो आइए समरी में हम लोग पहले प्राउड की परिकल्पना देख लेते हैं। प्राउड ने अपना सजेशन दिया कि सारे तत्व जितने भी डिस्कवर हुए हैं अथवा इन फ्यूचर जितने भी होंगे सब में हाइड्रोजन सबसे हल्का है, इससे हल्का और कोई नहीं है। तो उन्होंने बताया कि सारे जितने भी अदर तत्व है वो हाइड्रोजन के मल्टीपल होंगे, गुणा होंगे। इस मल्टीपल का क्या मतलब है? अगर हम कार्बन की चर्चा करें तो निश्चित है कार्बन में हाइड्रोजन के अणु का 6 गुना 6 गुना हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेंगे? कार्बन। कार्बन की जो परमाणु भार जो होगा हाइड्रोजन के 6 गुना। नाइट्रोजन में देखें तो निश्चित है कि 7 गुना हो गए। जितने भी तत्व थे उन्होंने कहा कि सारे तत्व के परमाणु भार हाइड्रोजन का मल्टीपल होगा, हाइड्रोजन का पूर्ण गुणक होगा, कंप्लीट मल्टीपल होगा, पूर्ण गुणक, कंप्लीट मल्टीपल का तो दिए। लेकिन जब तत्व की
जानकारी होने लगी तो क्लोरीन जिसका 17Cl 35.5, कॉपर भी अर्लीस्ट बहुत पहले खोजा गया एलिमेंट है 29Cu 63.5। अब ये आधे को हम कहां से लाएं? ये हाइड्रोजन का पूर्ण गुणक कैसे होगा? या ऐसे के समान जो अन्य तत्व हैं जिनके परमाणु भार दशमलव में है उनके हम कहां से लाएं? तो प्राउड की परिकल्पना यहीं पर प्राउड जो है यहीं पर कैंसिल हो गए। उसके विषय में उन्होंने बताया कि क्लोरीन का 17Cl 35 और 17Cl 37 इन्हीं दोनों के बीच में होता है। वैज्ञानिकों ने अपने उनके उपस्थिति के आधार पर परसेंटेज उपस्थिति के आधार पर 35.5 को क्लियर किया, लेकिन उन्होंने 35 का इस्तेमाल करके यहाँ तो बच गए, लेकिन यहाँ बच नहीं पाए और उनकी मान्यता। ड्यूमा ने क्या किया? ड्यूमा ने कहा कि सजातीय श्रेणी बनाया था, सजातीय श्रेणी बनाया। उनमें क्या किया कि जैसे हम किसी को ले लें सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और कैल्शियम, या एक समूह है। इस समूह में उन्होंने कहा कि अगर पहले का परमाणु ए है तो दूसरे का परमाणु भार ए है तो दूसरे का परमाणु भार A+ B होगा, A+B+ C होगा, A+B+2C होगा, A+B+3C होगा, A+B+4। इस प्रकार के तीनों के सब होते चले। अर्थात सोडियम में लिथियम का परमाणु भार समाया हुआ है, पोटेशियम में लिथियम और सोडियम दोनों का परमाणु भार समाया हुआ है, रुबिडियम में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम प्लस बचा हुआ भाग का 2 गुना समाया हुआ है। इस प्रकार से उन्होंने होमोलॉगस सीरीज बनाया। चलिए, सोडियम लिथियम का होता है 7 हो गया, इसका होता है 23 तो 7 + 16 हो गया, इसका होता है 39 तो 7 + 16 हो गया, और इसका होता है रुबिडियम का होता है बता रहे हैं 3, 11 और 11, 8, 19, 18, 37, 53 होता है। तो 53 को हम क्या कहें? अब ये 53 7 17 7 16 प्लस 2 गुणे 16 के बराबर नहीं है, अर्थात यही से उनकी सीरीज जो है फेल हो गई। अगर उन्होंने यहाँ DEF कर दिया था तो ठीक है, होता जाता, जितना बड़ा था उतना हम जोड़ देते, लेकिन 2 से ट्वाइस टाइम 4 टाइम करके उन्होंने अपने नियम को स्वयं असफल कर दिया। तो ड्यूमा यहाँ क्या हो गए? होमोलॉगस श्रेणी की सजातीय श्रेणी असफल हो गई। अब जहां से आपका कोर्स है हम वहां पर आते हैं। यदि आप इसको भी पढ़ेंगे क्योंकि कंपटीशन में ये सब भी पूछे जा सकते हैं, तो आइए डोबे-राइनर का हम ध्यान देते हैं। डोबे-राइनर त्रिकेंद्र, सबने अपना अपना सजेशन दिया है। तो डोबे-राइनर भी रूसी साइंटिस्ट, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा क्रम से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम और रुबिडियम या कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, अथवा आगे चलते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसी भी ग्रुप को ले लीजिए, लेकिन परमाणु भार बढ़ते हुए क्रम में। उन्होंने क्या बताया? 3 का समूह तैयार किया, इथाइन का या
इनका इनका या इनका। उन्होंने क्या कहा कि यदि परमाणु भार बढ़ते हुए परमाणु भार के तत्व के तीन समूह बनाए जाए, मध्य का तत्व, मध्य के तत्व का परमाणु भार क्या होगा, अन्य दो के परमाणु भार का औसत मान होता है। अन्य दो, दोनों को जोड़ो, आधा कर लो, इसका परमाणु भार मिल जाएगा। मध्य के तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का औसत मान होता है। आइए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में सोडियम मध्य है, तो सोडियम का परमाणु भार बराबर क्या हो जाएगा, लिथियम का परमाणु भार धन पोटेशियम का परमाणु भार बटे। चलिए, लिथियम का कितना है, लिथियम का 7 और पोटेशियम का 39 लिखा गया था बटे 46/2 बराबर हो गया 23। सोडियम का परमाणु भार वास्तव में 23 होता है, परफेक्टली सही हो। फिर उन्होंने बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रूबिडियम पर ध्यान दिया। रूबिडियम पर उन्होंने क्या ध्यान दिया, यहां भी 3 का ग्रुप बना लीजिए तो क्या मिल जाएगा, मैग्नीशियम का परमाणु भार बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम में मैग्नीशियम का परमाणु भार हो जाएगा बेरिलियम का परमाणु भार धन मैग्नीशियम का परमाणु भार बटे बेरिलियम का होता है कैल्शियम का। बेरिलियम का परमाणु भार होता है 9 प्लस कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40/2 49/2 बराबर 24.5 और मैग्नीशियम का 24 होता है। चलिए, यहां तक भी सही है, बट यहां आ जाइए तो क्या मिल जाएगा, फ्लोरीन, ब्रोमीन में फ्लोरीन का परमाणु भार, क्लोरीन का परमाणु भार बराबर हो जाएगा फ्लोरीन का परमाणु भार धन ब्रोमीन का परमाणु भार बटे 2। फ्लोरीन का होता है 19, ब्रोमीन का है 80/2 बराबर 99/2 बराबर होता है 49.5 और फ्लोरीन का कितना होता है 35.5 नॉट इक्वल Cl 49.5। तो इनका स्त्रीक नियम सभी तत्व के लिए सही नहीं साबित हुआ, फलतः डोवेराइडर भी। अब अगर डोवेराइडर भी फेल हुई तब क्या हुआ, इसके बाद आते हैं आपके न्यूलैंड। म्यूजिशियन थे, संगीत के प्रेमी थे, संगीत के स्वर के आधार पर उन्होंने क्या किया, संगीत स्वर में देखा कि हर 8वां तत्व पहले के पुनरावृत्ति का होता है, सा रे ग म प धी नी। फिर इन्होंने कहा कि जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां,
छठा सातवां आठवां पहले के पुनरावृत्ति वाला होता है। उसी प्रकार अगर हम तत्व को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखें, हर आठवां तत्व पहले तत्व के समान गुणधर्म वाला प्राप्त होता है। कैसे? आइए, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन तत्व हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और हर आठवां तत्व पहले के समान गुणधर्म वाला होगा। अब अगर हम यहां से गिनना शुरू करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां, तो ये दोनों समान गुणधर्म वाले होंगे। कहीं से भी गिनना, यहां से गिनना शुरू करो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां, यहां से भी समान गुणधर्म वाले। यदि तत्व को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो हर आठवां तत्व पहले के समान गुणधर्म वाला होगा, जस्ट लाइक संगीत के स्वर में। लेकिन हुआ क्या? यहां पर जर्मेनियम शब्द यहां आया था, और गैलियम की खोज नहीं हो पाई। इन्होंने गलती क्या न्यूलैंड ने कि जर्मेनियम को यही ला करके सिद्ध करना जो इनके गुणधर्म से मैच नहीं खाता, क्षमता नहीं थी। इसलिए सारे तत्वों की खोज न होने के कारण न्यूलैंड का अष्टक नियम ही फेल हो गया। अगर इस गैलीनियम को खाली करके यहाँ जर्मेनियम को इसके स्थान पर रख देते, जो खाली था उसको छोड़ते जाते, जो मिलता उसके स्थान पर रखते जाते, तो न्यूलैंड का अष्टक नियम कभी भी गलत नहीं होता। न्यूलैंड के ही अष्टक नियम को आधार मान करके मेंडलीफ ने सफलता के रास्ते को पाया। उसने क्या किया? उसने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन द्वारा इतने कॉलम बना डाले कि तत्व कम हो गए, कॉलम ज्यादा हो गया, तत्व के गुणधर्म जहां मिल रहे थे उनको वही रख दिया, जो खाली थे उन्हें छोड़ दिया और कहा जब इन फ्यूचर कभी खोजा जाएगा तो इसी के समान गुणधर्म होगा, जस्ट लाइक न्यूलैंड। अगर वही बात अपना क्लियर कर दी हो तो इसी को और थोड़ा सिस्टमेटिक कॉलम और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन बना करके खींच देते तो यह स्थान खाली रहता, इसके स्थान पर यह फिलअप हो जाता और इन फ्यूचर वही मेंडलीफ का रूल लगा करके अगर ये भी आगे बढ़ते तो कभी भी असफल न होते। तो न्यूलैंड को ही आवर्त सारणी का जनक माना गया, लेकिन सफलता न पाने के कारण श्रेय मिला मेंडलीफ। मेंडलीफ क्या है, इनका नियम क्या है, इन्होंने कैसे तत्व को बांटा इधर से उधर, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।